वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है बीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं बुनिश शिमाली और जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स में पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स जो रिटर्न होता है वो दो प्रकार से क्या कर सकता है, हम फाइल कर सकते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है ऑफलाइन वाला, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आईटीआर 1 जो होता है, मैं क्योंकि 1 की बात इसलिए कर रहा हूँ, आईटीआर 1 जो होता है वो होता है जिसका नाम है सहज। और इसके लिए होता है जिस व्यक्ति की आय 50 लाख से या 50 लाख तक हो, उस केस में क्या होता है उसको आईटीआर 1 फाइल करना ही पड़ता है। तो मैंने आपको आईटीआर 1 के बारे में डिटेल में बताया था। ऑफलाइन की बात करता हूं तो उसमें फॉर्म कैसे फिल करते हैं, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन भरी जाती है, हमने इसके बारे में विस्तृत में चर्चा की थी। उसके साथ ही पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि आईटीआर का जो दूसरा जो मोड होता है फाइल करने का वो होता है ऑनलाइन मोड होता है। ऑनलाइन मोड के अंदर मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम कहां जाएंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इनकम टैक्स की जो साइट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो साइट होती है उस साइट के ऊपर जाएंगे। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले यदि कोई व्यक्ति नया है उस केस में क्या करना। उस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपको अपना खुद स्वयं का या फिर जिसका आप आईटीआर फाइल कर रहे हो उसका आपको क्या करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दी कि उसकी 4 स्टेप होती है और 4 स्टेप में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइल आपको करनी पड़ेगी उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज की क्लास में क्या होने वाला है, आज की क्लास में मैं आपको उस आगे की जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन तो किसी कैंडिडेट का हो गया है, किसी टैक्स पेयर का हो गया। अब क्या होने वाला, अब हम मान लो कि किसी व्यक्ति का आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं तो उस केस में उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो करें स्टार्ट, तो स्टार्ट करते हैं आईटीआर फाइल कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के तरीके कैसे क्या होते हैं वो देखें आप लोग। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया रखा है कि आपको इनकम टैक्स की जो साइट है वो ओपन करनी पड़ेगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इनकम टैक्स की जो साइट है वो मैं ओपन कर चुका हूं। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यदि मान लो किसी व्यक्ति का फर्स्ट टाइम यदि वो आईटीआर फाइल करने जा रहा हो तो उसमें उस केस में सबसे पहले उसको अपना स्वयं का क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको किसी अन्य व्यक्ति का भी क्या कर रहा है, यदि रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो आप लोग तो सबसे पहले उसका जो पैन कार्ड होता है उसका पैन कार्ड आप लोग के पास होना चाहिए। उसके बाद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां अंदर जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से उसको पूरा को जैसे कहते हैं ना बायोडाटा होता है वो पूरा आपको उस व्यक्ति से लेना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप होती है उस स्टेप के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिले होंगे उसके आधार पे आप लोगों को उसका क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। मैं उससे अपन लॉगिन कर लेते हैं। आप लोग लॉगिन पे जाओगे और उसके बाद लॉगिन हियर किया और क्लिक को क्लिक किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे अपन लॉगिन हियर करते हैं, फिर बात करता हूँ इनकम टैक्स साइट की बात करता हूँ। जैसे इनकम टैक्स की साइट पे हम जाते हैं तो ये वाला पेज खुल जाता है। तो हम एक बार के लिए सोचते हैं कि हो सकता है सर्वर या फिर नेटवर्क इशू आ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई नेटवर्क इशू या फिर सर्वर इशू नहीं है, ये बात करता है सेफ्टी की बात कर रहा है। आप आगे प्रोसेस में जा रहे हो तो हो सकता है आपका जो डेटा वो अनसेफ है, तो उस केस में क्या इसको प्रोसीड में लाना है। तो यस नो डाउट हमें प्रोसीड्स के अंदर इसको लाना है। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद जो पेज खुलता है उस पेज के बाद आपको यहाँ पे एडवांस जो ऑप्शन नजर आ रहा होगा उस एडवांस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो एडवांस पे जाता हूँ मैं, उसके बाद इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही हमने एडवांस पे यहाँ पे क्लिक किया उसके बाद फिर से पूछ रहा है, देखो यहाँ पे आने के बाद जो लाइन नजर आ रही है कि आप लोगों को प्रोसीड टू पोर्टल डॉट इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग डॉट गवर्नमेंट डॉट इन, जो आगे दे रखा अनसेफ दे रखा। तो आपको इसको एक बार के लिए इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आने के बाद इसको क्लिक कर दें पोर्टल के ऊपर, इसको क्लिक क्या क्लिक। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ये होता था ये पेज अपना पूरा खुल जाता है। यहाँ हम कर रहे हैं लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन कहाँ कर रहे हैं, आपके जो इनकम टैक्स जो कर रहे हो ई फिलिंग कर रहे हो, जैसा कि मैं बताया ऑनलाइन मोड के अंदर भी क्या कर रहा है, आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। तो उस केस में पूरा खुल गया है। अब बात आती है यहाँ पे हमें क्या लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान हो तो जैसे मैंने आपको बताया जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस केस में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलता है। पासवर्ड आप अपने हिसाब से लिखते हो वहाँ पे, और यूजर जो आईडी जो होती है वो नॉर्मली क्या होती है, आपका जो पैन कार्ड होगा या फिर जिसका आप आईटीआर फाइल करने जा रहे हो उसका जो पैन कार्ड नंबर होगा उस पैन कार्ड नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट यहाँ तक। तो यहाँ पे मैं जिसका जैसे कि उस दिन पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन करना आपको बताया था तो उसी को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात करता हूँ, उसका यूजर आईडी लिख देता हूँ। यूजर आईडी यानी पैन कार्ड नंबर, कैपिटल लेटर में आएगा
पैन कार्ड एकदम करेक्ट होना चाहिए। यदि करेक्ट नहीं है तो भी आपका जो ITR फाइल है वो ओपन नहीं हो पाएगा। ई फिलिंग वाले की बात करता हूँ। उसके बाद आएगा पासवर्ड। जो आपने पासवर्ड बनाए होंगे, जब वो फॉर्म आपने फिल किया होगा उसमें जो पासवर्ड बनाए होंगे वो आपको पासवर्ड लिखने हैं। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे जो भी कैप्चा है वो बता रहा है, उस कैप्चा को आपको ये लिखना है। जैसे कि इसने लिख रखा है वही मैं लिख रहा हूँ, और इसको फॉर्म इसको फाइल करने के बाद इसमें जो भी इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको करने के बाद इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ। तो जैसे मैं लॉगिन करता हूँ तो यहाँ एक पेज खुल जाता है। ठीक है, ये जो पेज कहलाता है ये होम पेज इसको हम कह सकते हैं। ये होम पेज किसका है? जिस व्यक्ति का हम ITR फाइल करने जा रहे हैं उस व्यक्ति का क्या होगा, इसका ITR का जो पूरा अंदर की जो बात करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खुल चुकी है। इसका पता कैसे लगाएंगे? तो आप लोग देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें वेलकम कान सिंह, यानी इसकी जगह कान सिंह हो सकता है आपका नाम भी हो वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका स्वयं का नाम हो जाएगा। फिर जिस व्यक्ति का या जिस संस्था का या जिस कंपनी का आप ITR फाइल करने जा रहे हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम आने वाला है। कंप्लीट है तक। अब क्या करना, ये तो हो गया अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म खुल चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक ITR फाइल करना है। वैसे तो मैंने आपको बता रखा है कि नॉर्मली जो होती है ITR फाइल करने की जो डेट होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिक्स डेट कर रखी है किसी भी व्यक्ति के लिए, जो कि 31 जुलाई है, मैंने आपको बताया था। लेकिन बात करता हूँ मैं कोरोना काल की बात करता हूँ, पिछले साल 2020 की बात करता हूँ, तो उस केस में क्या हो रहा था कि कोरोना काल की वजह से जो डेट थी 31 जुलाई वाली जो डेट थी वो डेट उन्होंने बढ़ा के 10 जनवरी 2021 कर दी थी, कि जो डेट भी हमने निकल चुकी है। नॉर्मल डेट दोनों जो ITR फाइल की जो डेट है वो निकल चुकी है। अब हम जो ITR जो फाइल करेंगे वो 2021 वाला करेंगे। कब करेंगे? 31 मार्च के बाद। लेकिन नॉर्मली हम देख तो लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या होता है और उस फॉर्म को कैसे भरा जाता है। मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाता है, साथ ही साथ किसी व्यक्ति ने मान लो फॉर्म भर रखा तो वो कैसा दिखेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं इसको ITR मान लो को फाइल करना हो तो उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है ये अपना होम पेज, जिसको बोलते हैं डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आप लोग देखोगे यहाँ पे जो ब्लिप कर रहा है फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, यानी ये पूछ रहा है कि आपको इनकम टैक्स ITR फाइल करना है क्या, तो नो डाउट फाइल तो ITR हमें करना ही है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको इसके थ्रू बताने वाला हूँ। कंप्लीट है, तो करें स्टार्ट। तो यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ब्लिप कर रहा है उसको क्लिक करना है। ये हो गया फिलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। जिसको जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया जाता है तो डायरेक्ट देखो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन था डैशबोर्ड वाला वो डायरेक्ट कहाँ आ चुका है, ई फाइल पे आ गया। यानी आपको वहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद यदि आप ई फाइल पे क्लिक करते तो भी ये फॉर्म खुलता है, और यदि वहाँ पे जो ब्लिप कर रहा है वहाँ पे क्लिक करोगे तो ई फॉर्म खुलने वाला है। कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन फिर से मांगे उसको आपको फाइल करना पड़ेगा। वैसे तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ असेसमेंट ईयर की बात करता हूँ, 2021 की बात करता हूँ, उसकी डेट निकल चुकी है, लेकिन हम कोशिश करते हैं यदि हो जाए तो। वैसे होगी नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ITR फाइल कैसे करता है। सबमिट नहीं होगा लेकिन सबमिट तक तो पहुंचा तो जा सकता है। आ रही बात में स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेन नंबर आ गया। पेन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ वो आ ही चुका है, क्योंकि अपने जो फॉर्म भर रहे हैं वो इंडिविजुअल का भर रहे हैं, इस वजह से। उसके बाद जो आ गया वो आ गया असेसमेंट ईयर, कर निर्धारण वर्ष कौन सा है। वैसे अभी जो बात करते हैं 2021 चल रहा है तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आया नहीं है नए साल के हिसाब से देखा जाए तो। अपना जो नया साल है वो 1 अप्रैल से होगा, उसमें क्या होगा, नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, 21-22 आ जाएगा। कंप्लीट है, 21-22 चल रहा है। 20-21 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, ये पूछ रहा है आप लोग देखो, आप आ रहा है यहाँ पे नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर की बात करते हैं, जो लेटेस्ट जो चल रही है असेसमेंट ईयर की बात करता हूँ वो कौन सा चल रहा है, कर निर्धारण वर्ष चल रहा है 2020-21 चल रहा है, तो हम यहाँ पे किसको क्लिक कर देंगे 2020-21 को। और जैसे आप लोग मान लो 1 अप्रैल को 2 अप्रैल को ये फॉर्म खोलोगे तो यहाँ पे और आ जाएगा 21-22 और आने वाला है। आज बस में 21-22 का मतलब क्या होगा, 21-22 से क्या होगा अपना असेसमेंट ईयर हो गया, और जो प्रीवियस ईयर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 20-21 हो जाएगा। कंप्लीट। तो इसको मैं करता हूँ 20-21 क्लिक। तो जैसे 20-21 क्लिक करता हूँ तो ये अपना असेसमेंट ईयर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद पूछ रहा है ITR फॉर्म नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था ITR जो होते हैं, ITR फॉर्म जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और मैं आपको जैसा कि बता रहा हूँ ITR 1 के बारे में, सहज के बारे में, तो यहाँ पे आपको वही सेलेक्ट करना है ITR 1। दिख रहा है आप लोगों को, अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं। हम ITR 1 की बात करते तो ITR 1 आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है, फिलिंग टाइप, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है, देखो आप लोग, ये पूछ रहा है कि आप जो फाइल कर रहे हो ITR जो फाइल कर रहे हो वो कौन सा, रिवाइज का है कि ओरिजिनल है। देखो रिवाइज का मतलब क्या होगा, कभी कभार क्या होता है हमने ITR भर दिया होता है
और हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आप देना भूल गए हो। देखो भूल हो सकता है कि हर व्यक्ति से भूल होती है, तो उस केस में इनकम टैक्स में क्या कर रखा है कि यहाँ पर भी क्या कर रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि आप ओरिजिनल कर रहे हो कि रिवाइज कर रहे हो। आगे जाके पूछेगा, आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था जब हम फॉर्म भरते हैं, ऑफलाइन फॉर्म की बात करता हूँ, तो वहां पे आता है 139(1), याद है कुछ? तो उसमें क्या होता है, ड्यू डेट ऑन बिफोर, मतलब कि जब फाइल करनी है आपको 31 जुलाई से पहले यदि हम बात कर रहे हैं ITR फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें 139(1) की बात करते हैं। और मैं बात करता हूँ रिवाइज की बात करता हूँ, तो वो भी मैंने आपको बताया था, यदि हम रिवाइज करें तो उस केस में जो सेक्शन होता है 139 सब सेक्शन 5, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे हाल फिलहाल में क्या सिलेक्ट करना जो है वही सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ओरिजिनल ऑब्लिक रिवाइज रिटर्न। तो एक बार उसको क्या करते हैं, जो दे रखा है एक ही ऑप्शन दे रखा है उसकी बात करते हैं, ओरिजिनल रिवाइज वाली बात कंप्लीट है। फिर हम बात करते हैं सबमिशन मोड। हम जो सबमिशन करेंगे, सबमिट करेंगे फॉर्म को, जो जमा करेंगे वो किस बिहाफ पे करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, और एक हो गया अपलोड XML फाइल, जो फाइल का एक अलग अलग तरीका होता है, जैसे JPG हो गया, PDF हो गया। ये भी बात करते हैं, ये भी क्या होती है, ओनली जो फाइल का एक ऑप्शन होता है, XML फाइल प्रकार की होती है, जो हम पढ़ नहीं सकते हैं, राइट क्या होता है साइड पे दिख जाता है, उसके बाद अलग से वो नजर आ जाता है। तो उस केस में आपको कहना, नॉर्मली मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। तो ऑनलाइन ही हम प्रिपेयर करने वाले, ऑनलाइन हम क्या करने वाले, उस चीज को सबमिट करने वाला है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है उसको हम क्लिक कर देंगे, ये हो गया कंप्लीट। फिर कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, तो ये पूछ रहा है, बोल रहा है ये कंप्लीट, जो भी ये देखो टर्म एंड कंडीशन की बात करता हूँ, हर एक चीज टर्म एंड कंडीशन इसने लिख रखी है, जो भी है उसके हिसाब से आपको करना है। और लास्ट में जाके क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू यूज हिंदी फॉर्म टू प्रिपेयर एंड सबमिट, मतलब यदि हिंदी फॉर्म की बात करते हैं तो आगे जाके बोल देगा, हिंदी में सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो यहाँ पे इसको क्या करना है, क्लिक करना है, और इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। देखें आप लोग, मैं इसको करता हूँ क्लिक, मार्क कर दिया मैंने इसको आई वॉन्ट टू वाले को, और इसको मैं कर देता हूँ हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, और यदि आपको हिंदी में नहीं चाहिए तो इसको हम इसको लिए हटा भी सकते हैं। दो ऑप्शन अपने पास पड़े हुए होते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ मुझे हिंदी में नहीं, मुझे इंग्लिश में चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि पूरी हिंदी में नजर आए, जो फॉर्म भी प्रिंट आउट भी निकालेंगे वो हिंदी में होगा, तो वो भी संभव पॉसिबिलिटी होती है। और आप चाहोगे नहीं जो जैसा है वैसा का वैसा दिखना चाहिए, नहीं इंग्लिश है तो इंग्लिश में दिखना चाहिए, तो वो भी हो सकता है। ऑप्शन आपके ऊपर, हिंदी में जो हिंदी हो जाएगा, और इंग्लिश में जो तो इंग्लिश में हो जाएगा, जो आपको सुटेबल लगेगा उसके हिसाब आपको वहाँ पे हिंदी में चाहिए तो उसको क्या कर रहे हैं, मार्क कर देंगे। और हिंदी में नहीं जरूरत है तो आपको अगर उसको मार्क करने की कोई जरूरत नहीं है, और मार्क के उसको रहने देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है ये जो भी है, उसके बाद क्या करना है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है तो उसको क्या करना, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद हम आई एग्री कर लिया और कंटिन्यू कर दिया। तो स्टूडेंट जैसे ही हम बात करते हैं ऐसी बात आती है, ऐसा होता है, तो उस केस में वापस यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ रहा ITR 1 सहज इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न। यदि हम जो बात कर रहे हैं ITR 1 जो फाइल कर रहे हैं उसका नाम क्या है, सहज है। जो अपना असेसमेंट ईयर है वो कौन सा 2020-21 है, कब तक का, 31 मार्च तक की बात ही कर रहा हूँ, हाल फिलहाल में बात कर रहा हूँ। उसके बाद क्या करना, उसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे और इतने सारे जो स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी ये इन्फॉर्मेशन वगैरह है इसने बता रखी है कि आपको देखो स्टेप देखो आप लोग। ये सबसे पहले क्या इंस्ट्रक्शन का पार्ट आ गया, इंस्ट्रक्शन की जो अलग जो इंस्ट्रक्शन होती है ऑनलाइन किसको सबमिट कैसे करना है, क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन भरनी है, इसकी पूरी सूचना इसके अंदर दे रखी होती है। उसके बाद पार्ट स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग पार्ट। आपको यहाँ तक इस पार्ट तक आपको आना है, और लास्ट में इस पार्ट को बढ़ने के बाद फिर क्या करना है, आपको सबमिट करना है कंप्लीट। यहाँ तक मैं ऑनलाइन फॉर्म भरना आपको सिखा रहा हूँ, ITR 1 की बात करता हूँ। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे, आप कंटिन्यू करते हैं, और इसके बाद इसको मैं आगे जा देता हूँ, इसको क्लिक किया कंप्लीट यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है इसका पार्ट ए स्टार्ट हो गया, पेज नंबर बात करते हैं पार्ट ए की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वो स्टार्ट हो चुकी है। अब क्या करना है, अब जो इसने सूचना मांगी उस सूचना के आधार पे आपको क्या करना है, आपको जो भी जानकारी आपको भरनी पड़ेगी। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, हमने जब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन किया था उस व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो उस समय अपने पूरा क्या करते उसकी इन्फॉर्मेशन फाइल कर दी थी, फिल कर दी थी, भर दी थी, इन्फॉर्मेशन पूरी भर दी थी। तो यहाँ पे आपको भरने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन मान लो कोई चेंजेस करने पड़ रहे हैं आप लोगों को, तो उस केस में आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बात करता हूँ, फर्स्ट पेज की बात करता हूँ, इसमें अपने फॉर्म भर रखा पूरा, जैसे कि आप देख सकते हो ये पूरा सेक्शन है। ये देखो 139(1), फिर उसके बाद नंबर आता है इसका 131 की बात ही करता हूँ। यदि ऐसा कुछ है, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि अभी की बात करता हूँ 8% की मैं बात करता हूँ, तो ये 139(1) नहीं है, सब सेक्शन 139
1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ड्यू डेट तो ऑलरेडी निकल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको 31 जुलाई की बात करता हूं तो वो भी निकल चुका है, और 10 जनवरी जो डेट बढ़ी थी वो भी निकल चुकी है। तो 8% की बात करता हूं तो नॉर्मली क्या होता है, अपना जो फाइल जो रिटर्न हो रहा है वो कौन सा रिलेटेड हो रहा है, कौन सा फाइल हो रहा है, बी रिलेटेड फाइल हो रहा है। तो उस केस में चाहो तो इसमें कुछ चार्जेस लगेंगे, आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। वो क्या, कितने पे करने पड़ेंगे वो हम आगे देख ही लेंगे। कंप्लीट है, तो बी रिलेटेड हो गया। यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, तो हम बात करते हैं कि 139 की बात ही कर रहे हैं तो इसको यस कर देंगे, नॉर्मली जो है वो वाली बात करते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि इसको यस ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या बोला है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीड अमाउंट ऑफ एक्सीडिंग ₹1 करोड़ इन वन मोर करेंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। क्या आपने उस वर्ष के भीतर, उस वर्ष के दौरान 1 करोड़ रुपये से 1 करोड़ या 1 करोड़ से अधिक, गत वर्ष की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया, तो 1 करोड़ बहुत बड़ी इनकम हो जाती है। ठीक है, इतना आपने कोई ट्रांजेक्शन किया नहीं, तो यहाँ पे नॉर्मली हम इसको क्या कर देंगे, नो कर देंगे, यहाँ गया नो। कंप्लीट है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो जो जो इन्फॉर्मेशन इसने मांगी है वो उस इन्फॉर्मेशन के आपसे हिसाब चलना है। इसने इसको ब्लैक कर रखा। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है इसकी बात करता हूँ, वो बोला है हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीड ₹2 लाख फॉर ट्रेवल टू फॉरेन कंट्री। मतलब ये कहना ये चाहता है कि यदि आपने वर्ष के, गत वर्ष की बात ही कर रहा हूँ, ध्यान रखना मैं वर्ष को बोलूंगा, गत वर्ष ही बोलूंगा, गत वर्ष के दौरान कोई फॉरेन यात्रा जो होती है ना, विदेश यात्रा जो होती है, क्या वो आपने विदेश यात्रा की है और इसी उसकी जो खर्चा हुआ 2 लाख रुपए से ज्यादा है क्या? नॉर्मली ऐसा तो नहीं है। देखो जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है वो आपको पढ़नी है। यदि ऐसा हुआ है तो आपको यस करना है, यदि ऐसा नहीं हो तो इसको नो करना है। कंप्लीट है यहाँ तक? तो यहाँ पे नॉर्मली मैं मान के चल रहा हूँ नो है, तो यहाँ पे नो कर दिया मैंने, ये हो गया नो। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये पॉइंट इसने छोड़ दिया, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बोल रहा है हैव यू इंक्लूडेड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यही ये बोल रहा है प्रीवियस ईयर के दौरान, गत वर्ष के दौरान क्या आपने 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का उपभोग किया है क्या? 1 लाख से यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो घर की बिल की बात करते हैं, यदि कोई पर्सनल की बात करते हैं, नॉर्मली व्यक्ति की बात करते हैं, तो 1 लाख सालाना 1 लाख की बात करते हैं तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। यदि हम 3 फेस की बात ही करते हैं, 3 या 4 मंजिला मकान है अपना स्वयं का और उसके में वहाँ पे रह रहे हैं, तो वो यदि अपन 1 लाख से ज्यादा का यदि बिल चुका रहे हैं, साल भर की बात कर रहा हूँ, वर्ष के दौरान की बात कर रहा हूँ, यदि ऐसा कुछ है तो उसको क्या करना है, यस करना है। और हम 1 लाख से कम की बात कर रहे हैं, नॉर्मल क्या होता है जो लाइट का बिल आता है, घरेलू लाइट बिल की जो बात करता हूँ वो क्या होता है 1 लाख से कम ही होता है, तो उस केस में हम इसको क्या कर देंगे, नो ही रख देंगे। ये हो गया नो। कंप्लीट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बस जो जो इसने इन्फॉर्मेशन मांगी थी हमसे वो मैंने आपको बता ही दी है, और बाकी इसने क्या कर रखा है, इसको हाईलाइट, इसको क्या कर रखा है, ब्राउन कलर में कर रखा है, डार्क लाइट कर रखा है, लाइट ब्राउन कर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन बनने की जरूरत नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि अब आप उसको सेव करके आगे बढ़े। हाँ, नोट हो, आगे बढ़ते हैं अपन। ये सेव करा है मैंने इसको, ये हो गया इसका। फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये क्लिक किया। अब नेक्स्ट जो ऊपर की तरफ आते हैं, मैं वापस ऊपर की तरफ आ रहा हूँ। ये ऊपर आप लोगों ने इस चीज़ में देखा होगा, मैंने जब आपको ऑफलाइन फॉर्म बताया था तो ऑफलाइन फॉर्म में भी इस प्रकार का फॉर्म में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, लेकिन उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है, छुटी हुई होती है, संक्षिप्त में होती है। और मैं इसकी बात करता हूँ, ऑनलाइन की बात करता हूँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नजर आएगी वो डिटेल में नजर आएगी। आपको हर एक चीज़ के क्या कहते हैं, डिटेल में आपको देना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताया था, बात करता हूँ फॉरेन कंट्री की बात होगी, या फिर फॉरेन ट्रेवलिंग की बात होगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, या फिर इनकम की बात होगी, तो आपको हर एक चीज में डिटेल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि नेक्स्ट जो बी पार्ट मैं इसको कह सकता हूँ, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, आपने आय कितनी अर्जित की और आपने कर कितना आपने चुकाया, कर की गणना की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, सबसे पहले जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सैलरी एज पर सेक्शन। जो भी आपको सैलरी मिली है उस सैलरी का देखो ध्यान रखना, सैलरी आपको जो लिखनी है पूरे साल भर की लिखनी है, प्रति माह वाली नहीं लिखनी है। आपको मान लो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल की बात करता हूं तो 20,000 रुपये पर मंथ का मिल रहा है, एक बार की मैं एक उदाहरण ले रहा हूं। 20,000 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे अपन, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो गणना आएगी उसको आपको यहाँ पे लिखना है। कंप्लीट है। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ प्रिक्विटीज एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, यानी आपको जो प्रिक्विटीज मिल रही है सैलरी के साथ अनुलाभ जो मिल रहे हैं, मान लो ऐसे अनुलाभ वगैरह कोई मिल रही है तो उसकी वैल्यू आपको लिखना है। और प्रिक्विटीज के बारे में, अनुलाभों के बारे में आपको विस्तृत में बताता है, जानो तो आपको मेडिकल का हो गया,
रेंट फ्री अकोमोडेशन का हो गया, मोटर कार फैसिलिटी की बात करता हूँ। इसके अलावा बहुत सारे आपको अकोमोडेशन के बारे में बताया था, फैसिलिटी की बात की थी और प्रोक्यूटिस की बात की थी मैंने। उसके साथ ही आपको क्या करना है, यदि कोई दूसरे कोई प्रॉफिट वगैरह यदि बात बन रही है, मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहे हैं या प्रॉफिट बन रहे हैं, तो उस केस पे उसका अमाउंट भी आप लोग को यहाँ पे लिखना है। तो नॉर्मली मैं बात करता हूँ, यदि मैं नॉर्मल साधारण व्यक्ति की बात करता हूँ तो उसको क्या होता है, लास्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट की जो अंश में जो भाग होता है, जो प्रॉफिट होता है ना कंपनी का, जो प्रॉफिट होता है उसके बाद खर्चों को घटाने के बाद जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में क्या होता है, उस कर्मचारी का भाग भी होता है। ये बहुत बड़े लेवल की जो कंपनियां होती है और बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए होती है। तो उस केस में बात करता हूँ, जो नॉर्मल सैलरी में जैसे बात कर रहा हूँ 2,40,000 तक की बात करता हूँ, या थोड़ी सी इनकम को मैं बढ़ाता हूँ। मान लो कि उसकी पर मंथ की जो सैलरी है वो 30,000 रुपये है, और 30,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 30,000, तो ये अपना जो अमाउंट आ गया वो हो गया 3,60,000 रुपये, आ गया 3,60,000 रुपये। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मान लो उसको कोई पर्क्यूटीज वगैरह मिली है, एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, पर्क्यूटीज वगैरह मिली है, तो उस केस में हम इसके पर्क्यूटीज का जो भी अमाउंट यदि बनता है तो आपको लिखना है। यदि नहीं बन रहा है तो आपको जबरदस्ती लिखने वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको फिर से मैं आपको एक ही बात कर रहा हूँ, ये एज्यूम मान के चलने वाला नहीं है, ये सब ओरिजिनल काम है। ये जो आपकी रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहाँ जाने वाली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाने वाली। तो आप इतने अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं लिख सकते हो, जैसा मिल रहा है उस हिसाब से आपको चलना है। तो जैसे मैं मान के चलो इसको कोई प्रोक्यूटी या प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ यहीं पे। तो इसकी यह पहले बात हो, तो मान लो इसको मिलता है तो आप लोग देखोगे इसमें इस पर कैसा, जैसे उदाहरण के लिए इसको 50,000 का मिला है, जैसे मैं 50,000 लिखता हूँ तो आप लोग देखोगे यहाँ पे अमाउंट बढ़ रहा है, कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो रही है, यहाँ पे आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। इसको मैं कम करूँ तो कम भी हो जाएगा। मान लो इसको कोई नहीं मिल रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए, 0 कर देता हूँ और यहाँ पर 0 आ गया, तो वापस क्या होगा 3,60,000 आएगा। कंप्लीट सुनिए यहाँ तक। हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, फिर यदि जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इसकी बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो इसको मैं क्या कर दूँ, ऐसे छोड़ दूंगा। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ थोड़ा सा, ये बोल रहा है नेक्स्ट नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। यदि कोई अलाउंस आपको मिला है और उसकी यदि मैं बात करता हूँ जो राशि जो मिल रही है, मान लो वो करमुक्त राशि है, कोई भी अलाउंस हो गया XYZ में करमुक्त अलाउंस के बारे में मैंने आपको बताया था, याद आता हो तो कुछ, ठीक है। उन प्रकार के अलाउंस को आपको यहाँ पे लिखना है। यदि ऐसे मिल रहे हैं तो अपन क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर आने के बाद देखें आप लोग, वैसे मैंने आपको सब कुछ अलाउंस के बारे में बता ही दिया है। लीव इनकेशमेंट हो गया, पेंशन हो गई, ग्रेजुटी हो गई, कंपनसेशन हो गया, या इसके अलावा दूसरी जो भी यदि बात करते हैं VRS की बात करते हैं वो हो गया। अलाउंस यदि ऐसा कुछ हो रहा है, इसके अलावा इनके अलावा कोई दूसरे अलाउंस है मान लो मिल रहे हैं जो करमुक्त होते हैं, तो उस केस में हम इसको क्या कर देंगे, एनी अदर कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली बात करता हूँ, आम व्यक्ति की बात करता हूँ, उसको कोई अलाउंस का कुछ होता नहीं है, ऐसा कोई अलाउंस वगैरह सब मिलता नहीं है। तो उस केस में यदि देखो है तो लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना। मैं फिर एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, अपने हिसाब से मन मुताबिक कुछ भी नहीं करना है, कंप्लीट। तो बात करता हूँ, मान लो ऐसा कुछ मिल रहा है तो उसको लिखो, वरना उसको छोड़ दो। तो मैं एक बार के मान के चलता हूँ इस व्यक्ति को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है, कोई अलाउंस कर मुक्त वाला नहीं मिल रहा है, तो इसको छोड़ दूंगा मैं ऐसे ही। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, ये बात है नेक्स्ट। तो इसकी जो भी अलाउंस वगैरह हो गया, पेंशन वगैरह ऐसी कुछ चीज़ वगैरह होगी। पेंशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि पेंशन में क्या इसका रोल होता है। एक तो होती है कम्यूटेड पेंशन होती है, एक होती है मंथली पेंशन, कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, तो वैसा बताया था, तो यदि ऐसा कुछ होता है यहाँ पर लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करना, ऊपर इन्फॉर्मेशन बनने के बाद अपन यहाँ पर आए, उसके बाद देखो अलाउंस या बात करूँ प्रोक्यूटिव जोड़ दिया गया, जो करमुक्त जो भत्ते थे उनको घटा दिया गया, उसके बाद आएगी नेट सैलरी, ठीक है। इसमें इसकी नेट सैलरी ये वाली बात ही आ रही है। फिर आगे क्या करना है, आगे देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिडक्शंस होते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसे हम कहते हैं, आपको मैंने बताया भी था। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो फिक्स अमाउंट होता है, वो मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 50,000 रुपये तक की जो राशि मिलती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलती है। आ रही बस में डिडक्शन का मतलब ये तो कटौती होगी। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 इसने दे रखा, क्लियर दे रखा है, और उसके बाद जो अमाउंट आ गया वो कितना आ गया, 50,000 रुपये आ गया, कंप्लीट है। यानी 3,60,000 जो सालाना इसको रिसीव हो रहा है उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति होगा XYZ हो रहा है, उसमें से उसको 50,000 रुपये के क्या होगा, अन्य जो भी दूसरे डिडक्शंस है, डिडक्शन वगैरह सबको घटा दिया है। आगे आप देखेंगे कैसे कैसे डिडक्शन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें से 50,000 रुपये तक की राशि क्या आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल रहा है। यानी अब जो टैक्सेबल जो अमाउंट अभी तक का बना है वो कितना बन गया अपने पास, 3,10,000 रुपये का।
कंप्लीट है। इनकम चार्जेबल द हेड ऑफ सैलरी कितना हो गया अपने पास, 3,10,000 रुपये का होगा। फिर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का। अब इसमें क्या बोल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया ITR जो 1 होता है, जो सहज होता है, वो क्या होता है, वो सैलरी के हिसाब से चलता है और एक हाउस प्रॉपर्टी के हिसाब से, और साथ ही साथ यदि अदर सोर्स की कोई इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया सेविंग अकाउंट की बात बताई थी, कोई अपन बैंक में खाता खुलवाते हैं और उस केस में आपको ब्याज मिल रहा है तो वो भी इस श्रेणी में आने वाला है। आगे बस में स्टूडेंट्स अदर सोर्स यहाँ पर भी जोड़ा जाएगा। मान लो कि आपको हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, आपका एक बड़ा सा मकान है जो एक मंजिला बहुमंजिला हो गया। बहुमंजिला में क्या होगा, एक फ्लोर आप लोग ले रहे हो, बाकी को आपने क्या कर रखा हो, किराए पे दे रखा हो, और उस केस में आपको इनकम अर्न हो रही हो तो वो इस श्रेणी में आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पूछ रखा है B2 के अंदर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ है, स्वयं के रहने का मकान है या फिर किराए पे दे रखा है या फिर ऐसा कुछ कर रखा। देखो आप लोग देखें, आप लोग सेल्फ ऑक्यूप्ड, लेट आउट और डिम्ड लेट आउट। यानी सेल्फ ऑक्यूप्ड का मतलब क्या होता है, स्वयं के रहने का मकान। लेट आउट का मतलब क्या होता है, किराए पे दे रखा है। डीम्ड लेट आउट का मतलब क्या होगा, किराए पर दे रखा हो, मान लिया गया है, यानी वो किराए पे है तो नहीं है, खाली है मकान, लेकिन उसको इनकम टैक्स क्या बोलता है, हम ये मान के चलेंगे उस मकान को किराए पे दे रखा है। आगे बात में स्टूडेंट्स, तो आपका यदि मान लो हाउस प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, हाउस प्रॉपर्टी से कहीं इनकम हो रही हो, उस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना सेलेक्ट नहीं करना। यदि आपका एक ही मकान है और एक ही मकान में क्या होता है, एक मंजिला है, 2 मंजिला भी है, लेकिन उसमें आप स्वयं के रहने के लिए आपको उसका यूज ले रहे हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना। आगे बात स्टूडेंट, यदि आपने हाँ किराए पे दे रखा और किराए से यदि कोई अर्निंग हो रही तो उस केस में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंप्लीट। तो ये मान के चल रहा हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करता हूँ, तो उस केस में उसका जो मकान है, उस मकान पे वो स्वयं का रहने का काम करता है, किराए पे उसको नहीं दे रखा, और जो व्यक्ति मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसके साथ भी ऐसे ही है, तो इस केस में इसको मैं कुछ नहीं लिखने वाला, उसको वैसा का वैसे उसको छोड़ दूंगा। तो सेलेक्ट है, सेलेक्ट को छोड़ देते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। फिर आता है, यदि ऐसे मकान के बाद नंबर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। आ रहा B3 में क्या बोल रहा है, यदि आपको कोई बात करता हूँ इनकम अदर सोर्स की बात करता हूँ, आपने जैसा कि मैंने आपको बताया कहीं आपने फुल टाइम नौकरी कर रहे हो तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसके अलावा भी आप क्या करते हो कि पार्ट टाइम नौकरी करते हो, आपको कोई अदर सोर्सेस है, इनकम के अदर सोर्सेस है, आप दूसरा कोई काम करते हो, तो उस केस में आपको यहाँ पे उस चीज़ को सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैं बात करता हूँ, इन व्यक्ति की बात करता हूँ, एक बार के लिए मैं मान के चल रहा हूँ, ये यहाँ से मतलब ऑफिस से छूटने के बाद जो भी नौकरी करते हैं उसके बाद कहीं दूसरे के जाते हैं, वहाँ पार्ट टाइम काम भी करते हैं, कोई XYZ कोई भी काम हो सकता है वो, और उसके आधार पर उनको 2,000 रुपये प्रति महीना प्राप्त हो रहा है। कितना, 2,000 रुपये प्रति महीना उनको क्या हो रहा, प्राप्त हो रहा है। तो महीने का 2,000 हो गया तो साल का कितना हो गया, 24,000। तो यहाँ पे मैं उस चीज़ को लिख देता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ। देखो इसमें कौन कौन सा आ रहा है, एक तो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बार बात करते हैं 10,000 से ऊपर अधिक राशि होती तो उस केस में क्या होगा, वो टैक्सेबल की श्रेणी में आ ही जाएगा, ब्याज की बात कर रहा हूँ। तो इसमें अलग अलग दे रखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जमा FD की बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकार से, तो आप हो जाएगा। तो जो भी यहाँ पर पॉइंट आ रहा है उसके हिसाब से आपको लिखना है। और मान लो ऐसा कोई पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि बात करो एक्स्ट्रा कोई काम कर रहा होता तो उसमें नहीं अदर कर देना आप, हो गया नहीं इधर, और यहाँ पे लिख दो जो काम है उस काम का नाम और अमाउंट कितना हो रहा वो, जैसे अमाउंट मैंने जैसे बोला 24,000 रुपये होगा, ये 24,000 रुपये हो गया। कंप्लीट है तक, ये हो गया 24,000 रुपये यहाँ पे आ गया। और मान लो कि इसके अलावा भी कोई यदि दूसरा कुछ एक को नौकरी कर रहा है तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा। कंप्लीट। फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ। अभी तक जो टैक्सेबल इनकम आ चुकी वो आ गई 3,34,000 रुपये आ गई। तो तीनों को मिला के क्या हो गया, अपनी जो ग्रॉस इनकम आ गई, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, तीनों आ गया 3,34,000 रुपये, B1, B2 एंड B3। कंप्लीट यहाँ तक होने के बाद फिर क्या होगा, हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ऑप्शन बता रहा है, ये बता रहा है आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर जो पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है कि क्या आपने कहीं अपना कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रखा है। मैंने आपको जैसे कि बराबर डिडक्शन के बारे में बताया था, कटौतियों के बारे में बताया था, बताया कि नहीं बताया था मैंने आपको। उसके अंदर 80C से लगाकर 80U तक की कुछ कटौतियां बताई थी। 80C के अंदर मैंने आपको बताया था, मान लो आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, आप साल भर के अंदर या फिर 6 महीने में त्रैमासिक, मासिक या फिर वार्षिक के रूप में कोई आप LIC का पैसा चुका रहे हो, तो उस केस में आपको डिडक्शन मिलता है, कटौती मिलती है। 80C, 80CCC, 80CCD के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक आपने कर रखे। तो मैं मान के चलो जैसे कोई व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या कर रखा है कि जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है। ये क्या करते हैं कि चाहो तो आप साल के बाद करते हो या फिर मासिक की बात भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा, हर साल पूरे साल की 12,000 की इनकी कोई प्रीमियम जाती है LIC के रूप में। कितनी प्रीमियम जाती है कि 12,000 रुपये के रूप में।
तो यहाँ मैंने लिख दी। आप चाहो तो 12,000 भी लिख सकते हो, चाहो जो प्रीमियम जारी है उसके हिसाब से। जैसे उदाहरण की बात करता हूँ, महीने की आप लोगों ने 500 रुपये क्या करवा रखी है, अपनी प्रीमियम करा रखी, महीने की 500 हो गई, तो साल की कितनी हो गई, साल की होगी 6,000 रुपये। तो यहाँ पे आप 12,000 की जगह आप लोग वहाँ पे क्या लिख दोगे, 6,000 लिख दोगे। जैसे मैं बात करता हूँ 6,000 लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी उनको जो बात हो रही है LIC ले रखी है वो 6,000 रुपये की ले रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 6,000 रुपये कंप्लीट यहाँ पे, तो ये 6,000 रुपये आ गया। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि ATC, ATCCC, ATCCD, ATCCD सबसेक्शन की बात करूँ उसमें ATD, ATDD, यहाँ बहुत सारे अलग अलग जो भी डिरेक्शन मैंने आप लोगों को बताए थे, ATC से लगा के ATU तक के, वो सब आप यदि कुछ मिल रहा है, यदि आप कुछ आपने ऐसे कुछ ले रखे डिरेक्शन से ले रखे हैं, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, आपके लिए कटौती योग्य हो जाएंगे, जो भी लिमिट दे रही है उसके अनुसार। यहाँ जो आप लोग इन्फॉर्मेशन भरोगे वही हम आगे देखते हैं, जब आगे की स्टेप में हम आगे जाएंगे तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आगे भी नजर आएगी। कंप्लीट यहाँ तक। तो नॉर्मली आपको जो भी इन्फॉर्मेशन फाइल भरनी हो तो सब कुछ यहाँ पढ़ दो। तो आने वाला आगे जब अपन देखेंगे, आगे जो नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे, उसमें क्या होगा, नॉर्मली इसकी समरी के रूप में आपको नजर आ जाएगा, हाँ उस समरी में अपने पहले ये पढ़ा था और ये समरी आपको नजर आ रही है आगे बस में। तो ये मेन जो फॉर्म का पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है, आपको फॉर्म भरना ही पड़ना है। यदि कोई डिडक्शंस वगैरह है, जो भी सेक्शन आ रहे हैं उन सेक्शन के अंतर्गत आपको फाइल फिल करना पूरा कंप्लीट। तो मान लो कि जो व्यक्ति हैं उनको उन्होंने इस अमाउंट के अतिरिक्त यानी ATC के अंतर्गत ये उन्होंने क्या करेगी, कटौती की उनको राशि मिल जाएगी, जो भी इनको कटौती मिल रही है उसके हिसाब से। बाकी इसके अलावा इनको कुछ आइडिया है नहीं है। यदि आइडिया का मतलब ये होगा ये दूसरी कुछ को काम करते नहीं, ATD का यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई उन्होंने बीमा नहीं करवा रखा है, नहीं कोई पेमेंट करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ तक इसको छोड़ देना। फिर बढ़ते हम आगे की तरफ, आगे क्या बोलता है ये। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। उस केस में आपको यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ATD तक बात कर दी। इसके अलावा कोई दूसरे सेक्शन हो, जैसे कि मैंने आपको बताया ATE का बारे में बताया था, ATEA के बारे में बताया था, ये अलग अलग सेक्शन के बारे में आपने विस्तृत में चर्चा कर ली है। यदि आपने कहीं पैसा ऐसा कुछ कर रखा है, जैसे कि कहीं दान दे रखा है, तो दान के हिसाब से आप देख सकते हो, आप लोग दान के मान लो कोई पैसा आपने कहीं डोनेट किया है तो डोनेशन अमाउंट आप लोगों को पे लिखना है। वैसे ये वाला जो पार्ट बोलता हूँ, ये वाला पार्ट इसकी बात करता हूँ, इसके बारे में आगे जब हम बात करेंगे, जिसमें इसमें क्लियर लिखा है कि इसने हाईलाइट कर रखा है इस चीज़ को कि ATG और ATGG दो आपको सेक्शन नजर आ रहे होंगे। इसके बारे में आगे जब स्टेप देखेंगे उसमें पूरी डिटेल है। पूरी डिटेल का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको ATG के बारे में बताया था। ATG जो होता है उसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है एज पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से। 3 भाग कौन कौन से, एक 100% वाला भाग था, एक 50% वाला भाग था, एक 10% वाला भाग था। याद आया कुछ ऐसी डिटेल देखो, यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन ये बोल रहे हैं, यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट नहीं कर रखा, देखा आप लोग इसको लाइट कर रखा। लाइट करने का मतलब क्या होगा, इसको आप यहाँ पे जो सूचना आप लोग अभी नहीं भर पाओगे, आपको ये सूचना भरनी है। मान लो डोनेशन मान लो आप लोगों ने कर रखा है, तो आगे जब हम स्टेप देखेंगे उसके अंदर आपको पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। आपने डोनेशन कहाँ किया है, उस जिसको डोनेशन किया है, डोनेट किया है, उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर, उस व्यक्ति का एड्रेस, कंप्लीट कितना आपने डोनेट किया, वो सब आपको आगे जो इसका स्टेप है वहाँ आपको नजर आ जाएगी। तो ATG के और ATGG की बात करता हूँ तो यहाँ पे आप कुछ फिल नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मान लो फिल करनी है वो आप फिल कर सकते हो उन डिरेक्शन के अंतर्गत। तो यहाँ पे बात करता हूँ ATGC की बात करता हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी को मान लो कि आपने डोनेट किया है, पॉलिटिकल पार्टी का ATGC का जो सेक्शन है उसमें क्या होता है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। कैश में होगा तो कैश के अंदर क्या होता है, वो कटौती योग्य नहीं होता है। यदि आपने जो दान किया, पॉलिटिकल पार्टी को जो दान किया है, वो यदि कैश के अतिरिक्त किया है तो यहाँ पे आपको यहाँ लिखना है। कंप्लीट है। ATTTA के बारे में आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया था कि कैसे क्या उसके अंदर होता है। तो ये सब सूचना भरते हो, उसके बाद क्या होता है तो आप लोग देख सकते हो टोटल। इसके अलावा मान लो कि जो व्यक्ति है उसको उसके अलावा उसको कोई डिरेक्शन मिल रहा नहीं है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसने कहीं इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। तो 6,000 रुपये तक, 6,000 भी कौन सा, उसको LIC वाला, जैसा आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि कैसे उस चीज़ को लिखना। तो उसके बाद जो इसकी टोटल जो इनकम बन रही है, जिसको मैं कह सकता हूँ टैक्सेबल इनकम भी कह सकता हूँ, वो जो इनकम बन रही है वो कितनी बन रही है, 3,28,000 रुपये की। कितनी बन रही है, 3,28,000 की बन रही है। ऊपर था 3,34,000, उसमें 6,000 का क्या मिल गया, उसको डिडक्शन मिल गया ATC के अंतर्गत। उसके बाद जो इसको टैक्सेबल जो इनकम आ रही है वो कितनी रही, 3,28,000 रुपये आ रही है। तो 3,28,000 आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा है वो बोल रहा है कि मान लो उस कोई भी व्यक्ति हो गया जिसका हम ITR फाइल कर रहे हैं, उसको कोई एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही, कृषि आय भी हो रही। वैसे तो अपन बात करते हैं भारत के अंदर जो भी कृषि आय होती है वो कृषि आय पूर्ण रूप से क्या होती है, कर मुक्त होती है। लेकिन हम क्या करते हैं,
आईटीआर में उसको दिखाना तो पड़ेगा, शो तो करना पड़ेगा उसको इनकम कहाँ से हो रही है, उसको सोर्सेस ऑफ इनकम, आय के स्रोत कौन कौन से वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। यदि ऐसी कोई राशि वगैरह उसको मिल रही है, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूँ, यदि उसको आय हो रही है तो वो राशि आप लोगों पे लिखनी है। कंप्लीट यहाँ तक। यदि नहीं मिल रही है तो आपको कुछ नहीं लिखना है। यदि वो खाली वेतनभोगी इंसान ही, इसके अलावा कोई दूसरी इसको इनकम नहीं होती, छोटी मोटी जो दूसरी बात एक्स्ट्रा इनकम वगैरह हो जाती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था पार्ट B3 की बात करता हूँ, उसमें अदर सोर्सेज की बात करता हूँ, तो वो आपको बताया था, तो वो आपको फाइल करनी है, वहाँ पे लिखना है। यदि एग्रीकल्चर इनकम कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देना है। बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट आता है, देखो आप लोग ऑटोमेटिक में बात करते हैं, ये जब मैं बात करता हूँ ऑटोमेटिक ऊपर जो कैलकुलेशन वगैरह करी है, ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने फिल करी थी, उसके बाद आप लोग देख सकते हो ऑटोमेटिक ही जो क्या होता है यहाँ पे टैक्स की राशि आ चुकी है। टैक्स की राशि कितनी आ गई, ऑटोमेटिक से कैलकुलेशन की होगी स्लैब रेट के हिसाब से। उसके बाद जो अपना अमाउंट आ रहा है टैक्सेबल, टैक्स की जो राशि आ रही है, जो आपको कर चुकाना वो आ रहा है 3,900 रुपये। कंप्लीट है। उसके बाद क्या हो रहा है, रिबेट मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर भी, रिबेट के बारे में बताया। रिबेट क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा छूट होती है, जो छूट होती है टैक्स के अंदर। टैक्सेबल राशि की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, टैक्स की बात कर रहा हूँ। टैक्स में एक निर्धारित राशि तक क्या होती है, छूट मिलती है। यदि उतनी राशि तक यदि आपको टैक्स बनता है तो उस केस में आपको रिबेट मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी, जिसका सेक्शन कौन सा है, अंडर सेक्शन 87A। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो भी आपका टैक्स बन रहा है, टैक्स का अमाउंट बन रहा है, उसकी पूरी की पूरी आप लोगों को क्या मिल रही है, रिबेट मिल रही है। कितनी मिल रही है, 3,900 की रिबेट ही मिल रही है। यानी आपको अभी तक कोई राशि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं चुकानी एज अ टैक्स के रूप में। कंप्लीट है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन मान लो होती है, देखो मान लो यहाँ पे क्या होता है, टैक्स की राशि ज़्यादा होती है एक बार के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, उसका 4% निकल के आ जाता है। यदि यहाँ पे 12,000 होता, 12,000 में से जितनी छूट मिल रही उतनी छूट मिल जाती, उसके बाद क्या होता है, इसका 4% सेस के रूप में जुड़ के आ जाता। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, फिर नेक्स्ट नीचे की तरफ आते हैं। उसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देख सकते हो, इसमें जो पॉइंट बता रहे हैं वाला आप देखोगे, फीस अंडर सेक्शन 234F के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल के लिए जो ITR की जो फाइल जो होती है, लास्ट जो डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। और वर्तमान के समय में बात करूं तो कोरोना काल के बाद इसकी जो डेट बढ़ा दी गई थी वो जनवरी माह तक बढ़ा दी गई थी, 10 जनवरी तक बढ़ा दी थी। लेकिन 10 जनवरी तक करते तो कोई आपको पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़ता। लेकिन मैं बात करता हूँ 8% की बात करता हूँ, यदि निर्धारित जो डेट दे रखी होती है उसके बाद यदि हम क्या करते हैं, ITR फाइल करते हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट की ओर से क्या लगाया जाता है, कोई चार्जेस लगाए जाते हैं, कोई पेनल्टी या फीस लगाई जाती है। जैसे मैं इस व्यक्ति की बात करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, निर्धारित डेट थी उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं ITR फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या करो, इसने पेनल्टी लगा दी। कितने रुपए की लगा दी पेनल्टी, 1,000 रुपये की पेनल्टी लगा दी, जो आपको पे करनी पड़ेगी। ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ। नेक्स्ट जो आता है वो आता है TDS से संबंधित। वैसे TDS के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि TDS होता क्या है, इसके बारे में मैंने विस्तृत में इसके बारे में चर्चा की थी। TDS का मतलब क्या होता है, तो मान लो कि जहाँ आप नौकरी करने गए हो या नौकरी करते हो, वहाँ पर क्या करता है, आपका TDS कटता है। अब TDS कौन सी दशा में करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल जो व्यक्ति जो होते हैं, पेशेवर जो व्यक्ति होते हैं, उस केस में क्या होता है कि उस पर TDS कटा जाता है। या फिर एक फिक्स लिमिट है सैलरी की, और उसके बाद यदि ज़्यादा पैसा उस व्यक्ति को मिल रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी क्या होगा, TDS कटा जाए। एक लिमिट होगा, लिमिट के बाद क्या होता है, यदि मैं छोटे से बात करता हूँ, यदि किसी व्यक्ति की जो आय वार्षिक की बात नहीं करूँ मैं, मंथली इनकम की बात कर रहा हूँ, मंथली इनकम यदि 50 से ज़्यादा जा रही है तो उस केस में क्या होगा, उसका TDS का काटना पड़ेगा अमाउंट। आ रही बात समझ में। तो यदि ऐसा कुछ है, इसकी प्रति माह की तनख्वाह इतनी है और उसको जो साल की जो इनकम हो रही है वो उतनी एक फिक्स लिमिट में हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है कि TDS काटना स्टार्ट होता है कंपनी की ओर से भी। कंप्लीट है। और कंपनी TDS काटेगी, TDS काटने के बाद क्या होगा, जो व्यक्ति पैसा बच रहा होगा तो उस व्यक्ति को जमा करा देगी, और बाकी का जो TDS का जो अमाउंट होगा वो किसको जमा हो जाएगा, उस व्यक्ति को जमा हो जाएगा। किसको, जिसका TDS काट रहे हो। मान लो उसी प्रकार का ये व्यक्ति है, तो उस केस में इसकी डिटेल लिखनी है यहाँ पे कि आपको जो TDS जो काटा है, जिस व्यक्ति ने TDS काटा उसका 10 नंबर आ गया, उस व्यक्ति का नाम आ गया, कितनी सैलरी की बात करूँ, चार्जेबल सैलरी की बात करूँ, 50,000 से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, यदि ऐसी कुछ कंडीशन आ रही है तो उस केस में उसकी इनकम आ जाएगी और कितना TDS उसका काटा वो यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक ये हो गई फॉर्म नंबर। TDS के अंदर जो पहला पॉइंट है वो कौन सा, फॉर्म नंबर 16, क्योंकि TDS के 2 सर्टिफिकेट मैंने आप लोगों को बता रखे, कौन सा, फॉर्म 16 और फॉर्म 16A। वेतन भोगी के लिए फॉर्म नंबर 16 और गैर वेतन जो भोगी होते हैं उनके लिए फॉर्म नंबर 16A। तो ये बात हो गई यहाँ तक। और नेक्स्ट फॉर्म की बात करता हूँ मैं।
नेक्स्ट जो फॉर्म होता है वो होता है फॉर्म 16A। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो होता है वो वेतन भोगी का होता है, ये होता है गैर वेतन, अदर देन सैलरी की बात करता हूँ। यदि ये ऐसी जगह काम कर, मान लो पार्ट टाइम कहीं काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको पैसा अर्न होता है और वहाँ से कोई टीडीएस काटा जा रहा है, टीडीएस चार्ज किया जा रहा है, तो उसकी ओर से फॉर्म नंबर 16A इशू किया जाएगा टीडीएस के रूप में। टीडीएस सर्टिफिकेट होता है, तो उसकी भी डिटेल भी वैसे की वैसे लिखनी है, जैसे वैसे ऊपर बताया वैसे की वैसे कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट जो भी फॉर्म है, फॉर्म नंबर 16C हो गया या फिर 20CD हो गया, ये इसका भी हाल फिलहाल में आपको उस चीज़ को नहीं जाना, आपको केवल ये 2 फॉर्म के बारे में बताया था, उन 2 फॉर्म की जानकारी आपको रखनी है। कंप्लीट है यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई, टीडीएस की बात हो गई। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर आता है डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट। यानी मान लो कि आपने क्या करा, कोई टैक्स एडवांस में चुका दिया। जैसा कि क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, एक निर्धारित आय आपको पता थी कि साल में अपन को इनकम इतनी हो जाएगी, ठीक है, नॉर्मली पहले से अपन बजट मान के चलते हैं, उतनी इनकम हो जाएगी और उतना टैक्स अपने को चुकाना पड़ेगा, एक थोड़ी मन मान के चलते हैं, या फिर जो व्यक्ति टैक्स पेयर होता, कर देता, उसको पहले से पता होता। तो उस केस में वो क्या करता है, वो सोचता है कि बाद में भी टैक्स जमा करना नहीं है, अभी भी टैक्स जमा करानी, बात है कि अभी टैक्स जमा कर दो, काम ही खत्म। मान लो फ्यूचर में भूल गए, फालतू में पेनल्टी लग जाएगी, तो उस केस में वो व्यक्ति क्या करता है, पहले से टैक्स चुका देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स कहते हैं। कंप्लीट है। मान लो कि जिसका अपन ITR फाइल करने जा रहे हैं, उसने पहले से एडवांस में क्या कर रखा, टैक्स डिपॉजिट करवा रखा है, तो उसकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे लिखनी है। उसका BSR कोड, BSR कोड मतलब बैंक का जो कोड होता है उसकी बात कर रहा हूँ, वो लिख देंगे। जब उसने डिपॉजिट करवाया है एडवांस टैक्स, वो डेट यहाँ पे लिख दी जाएगी, उसका सीरियल नंबर, चालान का नंबर उसको लिख देंगे, और कितना उसने एडवांस टैक्स के रूप में जो जमा कराया है उसको यहाँ पे लिख देंगे। कंप्लीट यहाँ तक? यहाँ पे फॉर्म भरने के बाद हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है उसकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते लास्ट इसकी बात करते हैं। देखा जाए इसके आगे भी बहुत सारे फॉर्म है, लेकिन आपको क्या करना है कि नॉर्मली जो फॉर्म है यहाँ तक क्या होता है, मोटे मोटे रूप से देखा जाए तो यहाँ तक अपना फॉर्म क्या होता है, समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो आगे जो डिटेल होती है वो मैंने आपको जैसे बताई थी, ATG की पूरी डिटेल, मान लो आपने कहीं दान दिया वगैरह दिया हो तो वो बात की बात है। पहले यहाँ तक की बात करें, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देख रखा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक समरी के रूप में यहाँ पे आ जाएगी। ये जो भी आप लोगों को नजर आ रहा है, ये जो भी है थी वो अपने पीछे फॉर्म में भरती हैं। तो यदि वो फॉर्म में मान लो कि टोटल एडवांस जो टैक्स चुका है वो हो गया, मान लो कि टीडीएस जो कटा है उसका टीडीएस का क्लेम कर रहे हैं तो वो हो गया, टीसीएस का क्लेम हो गया, और असेसमेंट जो अपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड का मतलब क्या होगा, जो कर चुका है उसकी बात कर रहा हूँ। यदि ऐसा कुछ हो गया जो अपन इन्फॉर्मेशन पहले भर दी है, भर की हो तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। और मान लो ऐसी कोई लाइबिलिटी बन ही नहीं रही है तो यहाँ पर कुछ नहीं आने वाला। खाली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने कोई टोटल एडवांस टैक्स नहीं चुकाया, नहीं मैंने कोई टीडीएस का क्लेम किया क्योंकि उसमें से कुछ भरा ही नहीं है, नहीं कोई टीसीएस का क्लेम किया, तो ऑटोमेटिक यहाँ एक समरी के रूप में एक प्रकार की रिसिप्ट हो गई आगे पास में, जो कि हमको टैक्स डिपार्टमेंट को चुका नहीं है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक अमाउंट कितना बता रहा है, केवल 1000 रुपये बता रहा है। क्यों बता रहा है 1000 रुपये? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, मैंने क्या बताया, एक ड्यू डेट के बाद यदि हम ITR फाइल करते हैं तो उस केस में जो पेनल्टी लगती है, जो भी इंटरेस्ट लगता है, तो वो आपको सरकार को पे करना पड़ता है, डिपार्टमेंट को पे करना पड़ता है। कि जो अमाउंट कितना हो रहा है, 1000 रुपये हो रहा है, यहाँ पे आएगा ई पे टैक्स। ई पे का मतलब क्या होगा, इसको मैं इसको क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट क्या होगा, उसका पेमेंट हो जाएगा। कैसा होगा, ऑनलाइन थ्रू हो जाएगा। कंप्लीट है, वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद फिर क्या करना है, उसके बाद एक आपको डिटेल भरनी पड़ती है। एक कोई सा भी एक बैंक होगा, उस एक बैंक की डिटेल आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, मान लो कि इन फ्यूचर में मान लो कि कोई टीडीएस आप किसी व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा होगा और आप टैक्स लाइबिलिटी के अंदर नहीं आ रहे होगे, तो उस केस में जो आपको टीडीएस काटा वो टीडीएस का अमाउंट फिर से क्या होगा, रिफंड हो जाएगा, वापस आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो आपको कैश या चेक नहीं मिलता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, डायरेक्टली आपके खाते में क्या करता है, अमाउंट ट्रांसफर कर देता है यदि आपने क्लेम किया हो तो उस केस में। तो उसके लिए आपको कम से कम एक खाते की डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक खाते की डिटेल दे देंगे। जैसे आप देख सकते हो IFSC कोड, जो बैंक का जो IFSC कोड वो आ जाएगा, बैंक कौन सा है वो आ जाएगा, अपना अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे यस का। क्यों करेंगे कि मान लो कि टीडीएस का अमाउंट रिफंड हो रहा है तो उस केस में डायरेक्ट इस खाते में हमारा पैसा क्या कर दो, जमा कर दो। कंप्लीट यहाँ तक। यहाँ पर आने के बाद फिर क्या होगा, फिर आपको सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, वेरिफिकेशन आपको देनी पड़ती है। वो क्या देनी पड़ती है कि उपरोक्त सूचना जो दी गई है वो एकदम कही है, कंप्लीट सही है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एकदम जो मैंने सूचना ऊपर दी वो एकदम सही है, कोई इसमें गलत वगैरह नहीं है, सब कुछ सही है। यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो बात करते हैं, ऑथोराइज जो करते हैं वो स्वयं को करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक हो गया सेल्फ और दूसरा हो गया रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, मान लो कि जिस व्यक्ति का आप ITR फाइल कर रहे होते हो, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ सूचना आपने अपने हिसाब से भरी है,
आधिकारिक तौर पे उस व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं बोला, अपने हिसाब से भरी तो वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। और मान ला कि नॉर्मली ध्यान रखना, जब ITR फाइल करने जा रहे होते तो उस केस में आपको सेल्फ ही क्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि जो भी सूचनाएं दी गई है वो समस्त जो जिम्मेदारी होगी वो सामने वाले व्यक्ति की होगी, न कि आपकी होगी। आप चाहते हो आपकी जिम्मेदारी हो तो रिप्रेजेंट कर दो, आप चाहते हो नहीं मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जो व्यक्ति है उसी की है, तो उस केस में आपको क्या लिखना? सेल्फ लिखना। नॉर्मली क्या होता है, आपको सेल्फ ही लिखना पड़ेगा। कंप्लीट है। सेल्फ को लिखने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेल्फ हो गया, यानी इसका फॉर्म पूरा वही हो चुका ITR फाइल। और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, चाहो तो आप सेव कर दो इस चीज़ को। और आप चाहते हो नहीं मेरे को आगे भी कुछ देखना है, मैं आगे की जानकारी का बोल देता हूँ, आगे में क्या क्या आएगा। वैसे नॉर्मली जो फॉर्म होता है यहीं तक है, ITR जो 1 होता है ऑनलाइन जो होता है वो यहीं तक आपको फाइल करना है। फाइल करने के बाद कहते हैं उसको टिक मार्क कर दो। आप क्या करना है, इसको टिक मार्क करना है और उसके बाद क्या करना है, इसका प्रीव्यू करो, उसको सबमिट कर दो। सबमिट जैसे ही करोगे तो आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाएगी, ITR डिपार्टमेंट में पता चली जाएगी। कंप्लीट तक यह तो बात होगी नॉर्मली फॉर्म की बात करता हूँ, यहाँ तक क्या क्या होता है। अब आगे क्या है, आगे जो 2-3 स्टेप उसमें क्या होने वाला मैं बताऊँ। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने आपको बताया था कि डिडक्शंस के बारे में बताया था, इसमें ATG की बात की थी। ATG में वहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पे अपन डोनेशन करते हैं मान लो, लेकिन वहाँ पे क्या ऑप्शन ऑन नहीं रहता है, लाइट कर रखा है उसको। क्यों कर रखा है? क्योंकि ये बोल रहा है ATG का यदि कुछ काम हो रहा है तो आगे हमने पूरी की पूरी इसका क्या पूरा बायोडाटा दे रखा है। देखें कैसे आप लोग देखें, मान लो कि उस व्यक्ति ने कहीं दान दे रखा होता है तो देखें ये नेक्स्ट स्टेप है शेड्यूल डी जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था डी जो है वो किसका है, ये तो हो गया ATC से लगाकर ATU तक के। मान लो कि कोई आपने क्या कर रखे हो, कोई डिडक्शंस की बात हो रही है, डिडक्शन लिया हो तो ये पूरी समरी आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था उसमें पीछे तो मैंने क्या करता है, उसमें खाली अमाउंट लिखा था, लिखा था, तो ये भी उसी प्रकार से है। इसमें क्या होता है, वापस वही डिटेल आ गई है, एक फिक्स। इसने जो पूरा फाइनेंशियल ईयर था अपना, पिछले साल की बात करता हूँ, गत वर्ष की बात करता हूँ, तो उसमें क्या करा, इसने 2 भाग में डिवाइड किए थे, 6 महीने को डिवाइड किया। 6 महीने में कितना अपने करा और फिर उसके 6 महीने कितना डिवाइड किया, यानी उस डेटा को उन्होंने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी। कंप्लीट यहाँ तक। यहाँ पर बढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है, इसको आपको इतना नहीं करना क्योंकि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन पीछे दे दी है। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, ITR शेड्यूल ATD की बात करता हूँ। अब क्या हो रहा है, जो सेक्शन है जो कभी कभार कहता हूँ कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारी डिटेल्स होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या करा, उसको अलग से स्टेप के रूप में दे दिया। अब बात करता हूँ यहाँ तक तो अपना मेन चीज़ होती है, यहाँ तक की बात करता हूँ, ये तो अपना कंप्लीट काम है। कंप्लीट काम मतलब कि यहाँ तक अपना ITR 1 का जो ऑनलाइन जो होता है, जो मैं आपको सिखाना चाहता था, जो मैं आपको बताना चाहता, वो काम मेरा यहाँ तक समाप्त हो चुका है। ITR 1 की बात करता हूँ। आगे की जो है वो क्या है, एक प्रकार से क्या होता है, ये एक प्रकार से हो गई वो डिटेल्स हो गई, सेक्शन की जो डिडक्शंस की उसकी डिटेल हो गई, जिसमें आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि शेड्यूल इसकी बात करता हूँ, DI की बात करता हूँ, इसमें क्या हो गया, जो भी डिडक्शंस हैं उनकी सबकी समरी आ जाएगी। कंप्लीट है। ATD की बात करता हूँ, ATD जो संबंधित होता है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, उसका बीमा करवा रखा है और उसकी प्रीमियम जाती है, भले वो चाहे मासिक में जा रही हो, त्रैमासिक में जा रही हो, अर्धवार्षिक में जा रही हो, वार्षिक में जा रही हो, यदि उसकी प्रीमियम जाती है तो उसकी प्रीमियम की पूरी जानकारी आपको यहाँ लिखनी है। देखें आप लोग कैसे उसमें जानकारी लिखेंगे हम, ये देखें आप लोग ATD की पूरी इन्फॉर्मेशन, ATD यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करो, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी कि उसने अपना इंश्योरेंस यहाँ पे बता रहा है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, यानी माता पिता को छोड़ते हुए, माता पिता को छोड़ते हुए किसको, कौन सा व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, 60 वर्ष से अधिक उम्र है, उसने अपने माता पिता को छोड़ते हुए दी, उसने अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, तो उसकी पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे लिखनी है। कंप्लीट तक ये तो पूरी लिखने के बाद वापस क्या होगा, इसके जो भी खर्चा होगा, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का हो गया, उसके चेकअप का हो गया, उसके मेडिकल का खर्चा हो गया, ये बात हो गई। पॉइंट नंबर दूसरा क्या बोलता है, माता पिता भी क्या सीनियर सिटीजन, तो नॉर्मली क्या होता है, जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो सिटीजन में आ गया, सीनियर सिटीजन में आ गया, और उसके माता पिता उनको नॉर्मल सी बात है वो भी सीनियर सिटीजन में आएंगे, तो उस केस में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि उनके माता पिता का उसने कितना हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो चुकाता है, उसकी डिटेल आप लोग यहाँ पे लिखनी है। कंप्लीट है। ये तो के बाद ATD की बात करता हूँ। इसी के साथ आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ शेड्यूल G भी दे रखा है, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, डोनेशन की बात कर रहा था। डोनेशन में आपको पूरा लिखना है, 2 प्रकार के डोनेशन की मैंने आपको बोली थी, एक तो 3 प्रकार की बोली थी, 100% वाला, 50% वाला और 10% वाली बात बोली थी। तो अब आपको मान लो ATG में आपने देखा था पीछे की तरफ जो ऊपर फॉर्म भरा था, जिसमें मैंने आपको इसमें बताया था, कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स के अंदर बताया था, उसमें क्या हो रहा था कि ATG का जो कॉलम था वो ओपन नहीं था,
क्यों ओपन नहीं था? क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़नी, यहाँ इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ऑटोमेटिक वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा। आई बात में? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो डोनेशन बात करता हूँ सबसे पहले 100% की बात करता हूँ, यानी कुछ कोष फंड ऐसे होते हैं जहां आप डोनेट करते हो, पैसा दान देते हो, तो आपको जो भी दान की गई जो राशि है पूरी की पूरी राशि क्या होती है, कटौती होगी। इसके मैंने आपको एक दो एग्जांपल बताए थे, ध्यान हो तो। एक मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री सहायता कोष वाला, याद आया कुछ? एक मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय खेल कोष वाले के बारे में बताया था, यानी आप ऐसे स्थानों पर डोनेट करते हो, पैसा दान करते हो, तो उस केस में जो भी पैसा आपने किया वो कटौती योग्य हो जाएगा। आरी बस में? तो उस केस में आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। क्या क्या करनी है? सबसे पहले नेम ऑफ डोनी, जहां आप दान कर रहे हो वहां पे नाम, उसका नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, उसके बाद सिटी कौन सी वो आ जाएगी, उसके बाद स्टेट कोड, जो भी स्टेट है, राजस्थान में दान किया राजस्थान का हो गया, तो एमपी का तो एमपी, गुजरात का गुजरात, महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र, तो यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर आ जाएगी इसकी पिन कोड, वहाँ का जहाँ दान करें एक निर्धारित स्थान होता है वहाँ की बात करो, वहाँ का पिन कोड, उसका पैन नंबर आ जाएगा। उसके बाद कैश में डोनेट कितना किया, अदर मोड में डोनेट कितना किया, कैश कितना चुकाया, देखो हर चीज़ की रिसिप्ट मिलेगी, ध्यान रखना। ये जो डिपार्टमेंट होता है वो आपसे रिसिप्ट मांगेगा, ऐसे मन मर्जी के हिसाब से आपको एज्यूम करके कुछ भी नहीं लिखना, जितना दान किया उतनी आपको रिसिप्ट मिलेगी। तो रिसिप्ट के बिहार पे आपको लिखना, मान लो कि आपने 15,000 का दान किया और आगे से रिसिप्ट मिली खाली 10,000 रुपये की, तो यहाँ पे 10,000 ही लिखना है, ना कि 15,000 लिखना है, क्योंकि रिसिप्ट कितनी है अपने पास, जो रिसिप्ट है वो लिखनी है। और अदर मोड का मतलब क्या, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, चेक्स वगैरह सब तो नॉर्मली पता होता ही है, तो जितना दान किया वो आ जाएगा, और तो ऑटोमेटिक डोनेशन का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। कंप्लीट यहाँ तक? ये तो हो गई किसकी बात हो गई, ये हो गई 100% की बात होगी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है 50% वाला। मैंने आपको इसमें बताया था कि कुछ दान ऐसे होते हैं, कुछ जगह दान करने से ऐसा होता है कि जहाँ पर जो भी दान हमने किया है उसका 50% की जो राशि होती है वो कटौती योग्य होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष वाली, याद है कुछ? प्रधानमंत्री सूखा सहायता कोष में क्या होता है, मान लो कि किसी राज्य के अंदर सूखा पड़ गया तो सर प्रधानमंत्री की फंड की ओर से वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन पैसा देते हैं मुआवजे के रूप में। तो मान लो कोई व्यक्ति है जिसने वहाँ पर पैसा क्या किया, डोनेट किया, प्रधानमंत्री सूखा सहायता में उसने मान लो पैसा डोनेट किया है, जितना भी डोनेट किया उसका 50% जो राशि होगी कटौती होगी, यानी यहाँ पे 50% वो अमाउंट लिख देंगे। तो उसमें भी ये डिटेल लिखनी है, नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, सिटी, स्टेट कोड, पिन कोड वगैरह सबको आपको लिखना है और इसको फिल करना है। कंप्लीट यहाँ तक? ये तो होगी बेटी जी की बात। इसमें नेक्स्ट पॉइंट भी वैसे का वैसे ही है, विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। विदाउट क्वालिफाइंग मतलब कोई क्वालिफाइंग की कोई लिमिट नहीं है। एक तो होती है ना, एक फिक्स लिमिट तक दान करते हैं, उसके बाद 100% मिलता है, उसके बाद 50% मिलता है। इसमें कोई लिमिट नहीं है, 10 लाख दिया तो 10 लाख में 50% यानी 5 लाख माफ, 10 लाख दिया तो 100% कटौती होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, मान लो एक लिमिट दे रखी सरकार ने, जो कि मैंने आपको बताया था 10% वाला, जो तीसरा पार्ट होता है एडीजी का, आपके नोट्स के अंदर आप लोग पढ़ोगे उसमें डिटेल होगी। मान लो कुछ संस्थाएं ऐसी होती है जहाँ आप कोई दान वगैरह देते हो तो उस केस में एक लिमिट तक क्या होगा, पैसा इतना माफ हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, वो कटौती योग्य नहीं होगा। तो इसकी डिटेल भी आपको पढ़नी, डिटेल वही पढ़नी जितना दान की उसकी डिटेल आप लोगों को पढ़नी है। और मैंने आपको अलग अलग पॉइंट के थ्रू आपको डिडक्शन वाला जो टॉपिक बताया था उसके अंदर बता दिया मैंने, क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है और फाइनल पॉइंट जिसको मैं बोलूँगा वो है शेड्यूल 80GG वाला। शेड्यूल 80GG ये क्या कहता है, ये कहता है मान लो किसी व्यक्ति ने दान की बात ही हो रही, दान कहाँ किया, या फिर साइंटिफिक रिसर्च जो संस्था होती है, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान है और वहाँ पे उसने अपना पैसा दान किया है, या फिर रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास के रूप में ग्रामों के विकास के लिए जो अलग से फंड बनाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वहाँ पैसा डोनेट किया तो उसकी डिटेल लिखनी है यहाँ पे। कंप्लीट है? ये फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा, इसको क्या कर देंगे अपन, सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद क्या होगा, उसका ऑनलाइन क्या कर देंगे अपन, पेमेंट कर देंगे। ऑनलाइन जैसे ही पेमेंट करते हैं तो आपको एक कॉपी नजर आ जाएगी, जो कि कॉपी होगी इस तरफ से, इस तरफ से कॉपी मिल जाएगी, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन भरी इस प्रकार की कॉपी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो भी सूचना दी है वो सभी सूचना यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो कॉपी होती है इसके पीछे कंप्यूटेशन का लगता है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, एक्सेल में बना हुआ होता है। कंप्लीट है? तो ये क्या होगा, ये एक के बाद एक बार कर ऐसे तो सॉफ्ट कॉपी तो ऑटोमेटिक वहाँ चली गई है। फिर क्या करना है, ये जो कॉपी होती है इसकी एक कॉपी आईटीआर का जो डिपार्टमेंट होता है उस डिपार्टमेंट में एक बार आपको क्या करनी पड़ती है, इसको बाय स्पीड पोस्ट आपको डिस्पैच करनी पड़ती है, और उससे क्या होगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपने आईटीआर फाइल कर दिया है। कंप्लीशन। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने यही पढ़ा, क्या पढ़ा कि ऑनलाइन आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को ऑफलाइन आईटीआर फाइल कैसे करते हैं, आईटीआर 1 के बारे में कंप्लीट वैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन। कंप्लीट है? तो स्टूडेंट आज की क्लास को मैं यही समाप्त करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।